हेलो दोस्तों। IES GS1 के लिए हम लोग एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने ओजोन डिप्लीशन के बारे में देखा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी ग्लोबल लेवल पे एफर्ट्स हुए हैं, जो भी लॉज बने हैं, ट्रीटीज़ हुई हैं, कन्वेंसन हुए हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है। पेपर 1 के सिलेबस में एक पार्ट है कि बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एक दूसरा टॉपिक है करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग अगर पहला सेक्शन देखेंगे तो उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि इन्वायरमेंटल लॉज, लेकिन सेकंड सेक्शन में जहाँ तक करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है तो इसमें हमारा इन्वायरमेंट भी एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हमको इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज में कुछ जो हिस्ट्री है उसको जानना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस अभी तक पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। करंट इश्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। उसी हिस्ट्री को जानने के लिए मैं जब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बताते हुए जो भी कन्वेंशंस हैं उनमें थोड़ी हिस्ट्री बताते जाऊंगा, जितना कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ लेक्चर में मेरे साथ बने रहिए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होने का दर्जा प्राप्त है। चूँकि 1972 से पहले जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस हुआ करते थे वो या तो बायलैटरल हुआ करते थे, यानी कि दो देशों के बीच में, या कुछ रीजनल हुआ करते थे, जैसे कि यूरोप ने अपना कुछ कानून बना लिया। तो क्योंकि ये माना जाता था कि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो एक रीजनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे ही होता है, उसका कोई ग्लोबल इफेक्ट नहीं होता है। तो कंट्रीज़ आपस में अपने बेनिफिट के लिए बायलैटरल या रीजनल ट्रीटीज़ कर लेती थी। लेकिन 70 के दशक तक ये इसकी ज़रूरत समझे जाने लगी कि इन्वायरमेंट एक ग्लोबल फिनोमिना है और एक बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी एक्शन ले सकें। तो एक ग्लोबल एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत महसूस हुई। तो 1972 में कई सारी NGOज और एनवायरमेंटलिस्ट ने मिलकर एक कन्वेंशन रखा है स्टॉकहोम शहर में, जिसका आउटकम ये हुआ कि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, 26 प्रिंसिपल्स थे, और UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई, जो आज के डेट में हम लोग जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क्स हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है और इन्वायरमेंट के लिए जो फंड वगैरह की ज़रूरत होती है उनको मैनेज करता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो ज़्यादातर NGOज़ का था। किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने इस कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था। ओनली 2 स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे थे जो इस कॉन्फ्रेंस में एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। एक तो नॉर्वे, क्योंकि स्टॉकहोम नॉर्वे में है, और दूसरा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी। तो इसको आप फन फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हैं। अब UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, अफ्रीकन कंट्री है। ये आजकल यूनाइटेड नेशन की जो भी इन्वायरमेंट एक्टिविटी होती हैं और ग्लोबल लेवल पे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एफर्ट्स करने होते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो UNEP के अंतर्गत होते हैं। ये बेसिकली 3 एरियाज़ में वर्क करता है। मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जो भी एक्शंस हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं उसको असेस करता है। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो भी ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन की ज़रूरत है उसको करता है। और ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ये तीनों ही रिपोर्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, सेकेंड इज एमिशन गैप रिपोर्ट, एंड थर्ड इज IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट। IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं वियना कन्वेंशन की, जो 1986 में हुआ था। इस लेक्चर में मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेस या कन्वेंशंस हैं उनको एक लीनियर टाइम फ्रेम में अरेंज करने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई टाइम फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकें, और किस क्रम में नेगोशिएशंस हुए इसकी भी आपको एक क्लैरिटी रहे। तो वियना कन्वेंशन 1986 में हुआ था। हमने
लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1985-86 में ये ऑब्जर्व किया गया कि पोल्स के अराउंड में ओजोन होल फॉर्मेशन हो रहा है। जब उसके रीजन्स के बारे में स्टडी हुई तो ये पता चला कि जो रेफ्रिजरेशन में हम मटेरियल्स यूज करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एरोसॉल्स में जो हम मटेरियल यूज करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस वियना कन्वेंशन में हमने ऐसे सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू उन पे बैन लगाने की कोशिश की या उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश की गई। एज ए रिप्लेसमेंट HFC हैज़ बीन सजेस्टेड, लेकिन बाद में हमको उनके ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी पता चला। तो 1986 में वियना कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 की। हम ये नॉर्मली समझते हैं कि कंजर्विंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे कि अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमको इन्वायरमेंट को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, या हमको अगर इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है तो हमको इकोनॉमी को थोड़ा सा बैक सीट में लेना होगा। लेकिन ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ये कहा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, जबकि एक दूसरे के पूरक हैं। और पहली बार एक जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कई बार सुनते हैं, ये टर्म पहली बार क्वाइन हुआ। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ की जा सकती हैं। दोनों को साथ करने की प्रक्रिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आगे आने वाले इन्वायरमेंट नेगोशिएशंस का एक बेसिस बना, और सारे नेगोशिएशंस इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं IPCC की। IPCC मतलब द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसी बॉडी है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होने वाली जो भी फिनोमिनाज हैं उनको साइंटिफिक तौर पे स्टडी करती है। एक UN के अंडर की बॉडी है, और जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके 1988 में IPCC की स्थापना की। तो ये पैनल बेसिकली क्या करता है कि दुनिया भर में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ हो रही हैं उनको इकट्ठा करता है, कंपाइल करता है और कुछ कंक्लूजन देता है। IPCC की रिपोर्ट्स ही हमको बताती हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा देती हैं कि कितना एफर्ट्स हम लोग कर चुके हैं, कितना एफर्ट्स करने की ज़रूरत अभी हमको और है, और हमको क्या क्या करना है, मतलब इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करना है। जैसे हमको क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अगर नलीफाई करना है तो हमको वर्ल्ड का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स निकल के आते हैं वो साइंटिफिक स्टडी IPCC कंडक्ट करती है। IPCC अपना कोई स्टडी नहीं अलग से करती है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च हो रही है उसी को कंपाइल करके एक असेसमेंट रिपोर्ट 4-5 साल के पीरियड में देती है। और आज तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई हैं वो हमको IPCC की रिपोर्ट्स के थ्रू ही मिली हैं। इसकी अभी तक हम देखेंगे 5 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, छठी रिपोर्ट 2022 में आने वाली है। 5 रिपोर्ट्स, छठी रिपोर्ट 2022 में रिलीज होगी। अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट 2014 में आई थी जो पेरिस डील हुई उसका बेसिस बनी, और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स इसकी 90s में, 96 में, 2001 में, 2007 में, इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और इनकी फाइंडिंग्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होती हैं यूजुअली, लेकिन अभी चूँकि 2014 में लास्ट रिपोर्ट आई थी तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आती है तो आपको उसकी फाइंडिंग्स ज़रूर से देखनी होती हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि 1988 में IPCC की स्थापना हो गई, और 1990 में इसने पहली अपनी असेसमेंट रिपोर्ट भी दे दी। तो इससे ये क्लियर हो गया, उस रिपोर्ट के माध्यम से ये क्लियर हो गया कि ग्लोबल लेवल पे हमको एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने अपने एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में, जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यही समिट आगे आने वाले समय में रियो अर्थ समिट या अर्थ समिट के नाम से जानी गई। इसमें इसके जो आउटकम हुए उनका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हुए। इन इम्पैक्ट्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अर्थ समिट के आउटकम्स को जानने के लिए आप
नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।